नई दिल्ली में आज केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखी कई मांगे। बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च तथा 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया कार्यक्रम। देश भर में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले। छत्तीसगढ़ में एक दिन में मिले कोरोना के 100 से अधिक मरीज। और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भीगा खरीदी केंद्रों में रखा धान। 6 समिति प्रबंधक निलंबित। सीएम ने दिए कलेक्टरों को आवश्यक व्यवस्था के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व परामर्श बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएमडीसी का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाए और अमरकंटक में संचालित केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय का एक कैंपस बस्तर की जनजातियों के विशेष अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ में भी खोला जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैक का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में खोला जाए, साथ ही राज्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आवंटन से संधारण व्यय करने की अनुमति का प्रावधान भी आगामी बजट में करने का आग्रह किया तथा इस योजना में वित्त पोषण अनुपात 90:10 निर्धारित किया जाए, जिसमें केंद्र का हिस्सा 90% और राज्य का हिस्सा 10% हो, ताकि राज्यों पर इसका अत्यधिक वित्तीय भार न आए। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन में केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 50:50 के स्थान पर 75:25 किए जाने की बात भी कही। इसी तरह उन्होंने आगामी बजट में रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्रारंभ करने की मांग भी रखी। उल्लेखनीय है कि बजट के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह कृषि तथा कृषि प्रसंस्करण उद्योग, बुनियादी ढांचा और जलवायु परिवर्तन, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों, सेवाओं और व्यापार, सामाजिक क्षेत्र, ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ साथ आर्थिक विशेषज्ञों के साथ भी बैठक ली थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू हो जाएंगी। जारी कार्यक्रम के मुताबिक 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेंगी। वहीं 3 मार्च से 23 मार्च तक 10वीं की परीक्षा ली जाएगी, जबकि फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा 3 मार्च से 11 मार्च तक होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक होंगी। ये सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना की वजह से पिछली बार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं और मूल्यांकन का तरीका बदल दिया था, लेकिन इस बार परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर लौट आई है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पांव पसारना अब शुरू कर दिया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के कुल 961 मामले सामने आए। दिल्ली से सबसे अधिक 263 मामले सामने आए। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान रहा। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक साथ फैलाव कोविड की खतरनाक सुनामी की ओर बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानम गैब्रेयेसस ने कहा है कि इन 2 वेरिएंट के कारण कोविड संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव बढ़ रहा है और स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था चरमराने की कगार पर है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। लगभग 5 महीने बाद एक ही दिन में 100 नए मरीजों की पहचान की गई। इस तरह प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 463 पहुंच गई है। प्रदेश के रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 40 मरीजों की पहचान की गई। नए वेरिएंट से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओमिक्रॉन और कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जिला कलेक्टर्स को
सभी एहतियाती उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और संक्रमण की स्थिति पर नजर रखने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य अमले को सतर्क रखा जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए 3 जनवरी से प्रदेश में प्रारंभ हो रहे 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण और 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक देने के अभियान के संबंध में जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं। बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के खरीदी केंद्रों में रखे धान के बड़े पैमाने पर खराब होने की आशंका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों और घरों को हुई क्षति का त्वरित आकलन करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को दिए हैं। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने असामयिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति के हालात का जायजा लेने रायपुर जिले के धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन उपार्जन केंद्रों में धान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी तरह कलेक्टर सौरभ कुमार ने रायपुर जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान बंगोली और दौंदेकला उपार्जन केंद्र में बारिश से धान की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री और कलेक्टर की नाराजगी के बाद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम के तहत अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के कारण दौंदेकला, बंगोली, मंदिर हसौद, जरौद, नारा और सरोरा के समिति प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि अचानक हुई बारिश से नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से नुकसान का आकलन करने के लिए कहा है। इसके आकलन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो 2 दिन की बारिश हुई है, निश्चित रूप से क्षति हुआ है। इतनी बारिश तो आज ही हमने अखबारों में पढ़ा कि विगत 10-15 सालों में इतनी बारिश कभी दिसंबर माह में नहीं हुई थी। अब जिस द्रुत गति से धान खरीदी चल रहा था उसके कारण निश्चित रूप से हमारे कई जो धान खरीदी केंद्र हैं उठाव हालांकि जारी है, लेकिन वहाँ नुकसान हुआ है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आकलन करने का सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया है, उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। इधर कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने जिले में बेमौसम बारिश और खराब मौसम के मद्देनजर जिले के सभी 41 धान खरीदी केंद्र प्रबंधकों को धान सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही तथा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पंचायत सीईओ कुणाल दुदावत ने कहा कि सभी खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में जैसे कि बारिश के मौसम की पूर्व से चेतावनी थी, तो मौसम विभाग के द्वारा जो प्रेडिक्शन किए गए हैं वो भी समस्त जिले के हमारे जो समिति के उपार्जन केंद्र के प्रभारी हैं उनके साथ शेयर कर दिया गया है तथा सभी जगह कैप कवर की व्यवस्था, ढकने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है और इसको प्रायरली भी मौसम के ऊपर भी जो है निगरानी रखी जा रही है। उन अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के द्वारा जो है सतत निरीक्षण किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। इसके तहत अब तक 13,74,858 किसानों से 52,90,339 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। राज्य के 2,484 धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। वहीं अब तक 19,91,702 मीट्रिक टन का डीओ भी जारी कर दिया गया है और उपार्जन केंद्रों से मिलर्स द्वारा 15,23,098 मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के अंतर्गत रायपुर जिले में कुल 64 रिक्त पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। जिले में जनपद पंचायत सदस्यों, सरपंचों और पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उपचुनाव हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 28 दिसंबर मंगलवार को किया जा चुका है, जबकि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 3 जनवरी निर्धारित की गई है। रायपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी यूएस अग्रवाल ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की जांच 4 जनवरी से की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख
6 जनवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि जरूरत पड़ने पर मतदान 20 जनवरी को किया जाएगा और इसी दिन मतगणना का कार्य मतदान केंद्रों पर ही किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में कुल 64 रिक्त पदों पर निर्वाचन होना है। इसके तहत जनपद पंचायत सदस्य के 2 पद, सरपंच के 9 और पंच के 53 पद हैं। कोरबा जिले में वनांचल की महिलाएं चिरौंजी उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की सोच को वनांचल की ये महिलाएं बखूबी साकार कर रही हैं। जिले के करतला ग्राम पंचायत की महिलाएं समूह बनाकर चिरौंजी उत्पादन कर रही हैं। इन महिलाओं ने अपनी बचत के पैसों से न केवल मशीन खरीदी बल्कि वे खुद मशीन चला भी रही हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि पहले चिरौंजी की गुठलियां बिचौलियों के हाथों 30 से 40 रुपए में बेच दिया करती थी, लेकिन अब इसके वे 1000 से 1200 रुपए प्रति किलो कमा रही हैं। अभी पहले हम लोग समूह बना के सिर्फ बचत करते थे। उसके बाद नाबार्ड से हमें पता चला कि चिरौंजी फोड़ने का मशीन है, तो आप लोग कर सकते हैं, तो करिए करके फिर हम लोग आपस में समूह में चर्चा करके हम लोग इसके लिए तैयार हुए और फिर अपने ही मतलब हरियाली 5 किलो में 1 किलो चिरौंजी निकल जाता है। पहले बिचौलिया ले जाते थे और अब हम लोग सीधा बाजार में बेच रहे हैं, तो अब ज्यादा फायदा हो रहा है। अब ठीक है सर, पहले 30-40 रुपए में लेते थे गुठली और उसको हम लोग देते थे यहाँ बनिया यहाँ, तो उसमें हम लोग को फायदा नहीं था। ये खुद का कारण है तो हम लोग को उसमें फायदा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के दौर में प्रधानमंत्री लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। कोरबा जिले की महिलाएं इस काम से अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। प्रतियोगिता में बस्तर संभाग ओवरऑल चैंपियन रहा। राज्य खेल प्रतियोगिता में बस्तर संभाग ने प्रथम, सरगुजा ने द्वितीय और बिलासपुर संभाग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कहा कि एकलव्य विद्यालय निस्संदेह आदिवासी छात्र छात्राओं के संपूर्ण विकास के केंद्र हैं, जहां न केवल बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास भी होता है। समापन अवसर पर बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देने के साथ ही शासन की योजनाओं का संदेश भी दिया। प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश से लाखों मीट्रिक टन धान भीग चुका है। जिले के मचांदूर, ढौर और जेवरा, सिरसा सहित अनेक खरीदी केंद्रों में बोरे में रखा कई क्विंटल धान भीग गया है, जिसे बचाने की कवायदें की जा रही है। वहीं खराब मौसम और हो रही बारिश को देखते हुए केंद्रों में धान की खरीदी भी बंद करनी पड़ी है। दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपेक्षा व्यास ने बताया कि धान खराब न होने पाए, इसके लिए सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जांजगीर में मितानिनों ने सीएमएचओ ऑफिस का घेराव किया और प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर मितानिनों ने कहा कि जब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी तब तक कोरोना संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर मितानिनों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिले भर की मितानिनें बड़ी संख्या में मौजूद थी। दरअसल राज्य सरकार ने कोरोना काल में मितानिनों को 1000 रुपए और प्रेरकों को 500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की बात कही थी। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आज केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखी कई मांगें। बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च तथा 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया कार्यक्रम। देश भर में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले। छत्तीसगढ़ में एक दिन में मिले कोरोना के 100 से अधिक मरीज। और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भींगा खरीदी केंद्रों में रखा धान।
6 समिति प्रबंधक निलंबित, सीएम ने दिए कलेक्टरों को आवश्यक व्यवस्था के निर्देश। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।